नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ के गेस्ट इन न्यूज़ रूम में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान हैं बहुत ही ऊर्जावान, ऊर्जा से भरे हुए ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विस्तार न्यूज़ में। आपका विस्तार न्यूज में आपने मुझे यहाँ में आया, आप लोगों ने मुझे वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ हम AC चलने दें या बंद कर दें? एसी तो वैसे कायदे से बंद हो जाना चाहिए, जितना मेरा भी 1 महीने का संकल्प है तो मेरा कहना है, परंतु मैं बाध्य नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपके दफ्तर में आया हूँ। अच्छा, चलिए मैं पूछता हूँ सबसे, AC बंद कर दी जाए। मंत्री जी का आग्रह, क्या हमें तैयार हो? अच्छा, अरे धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पहला प्रोग्राम होगा विस्तार न्यूज़ के गेस्ट इन न्यूज़ रूम। हम लोग साल भर से चला रहे हैं जो विदाउट AC, यानी जिसमें AC नहीं चल रहा होगा, और ये आपकी पहल का असर है। नहीं नहीं नहीं, आप सबका, मुझसे भी कई लोग ऐसे हैं जो इस पर्यावरण के लिए अपने आप को भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए समर्पित किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मगर आप AC से इतने रूठे क्यों रहते हैं? अब तो AC बहुत कॉमन हो गया है, सभी जगह गाड़ियों में AC, घरों में AC। मैं एसी से रूठा नहीं हूँ, मैं एसी का भौतिकवादी युग में विरोधी नहीं हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ उसका सदुपयोग करें। मैं उदाहरण के लिए आपसे कहना चाहता हूँ कि 1.5 टन का एसी एक छोटे से कमरे में अगर 8 घंटे चलता है तो 14.4 यूनिट बिजली खाता है, और ये आपका महीने में 442 यूनिट। तो 442 यूनिट बनाने के लिए लगभग 389 केजी कोयला जलेगा, और ये 389 किलो कोयला, जो कोयला जलेगा उससे 401 किलोग्राम CO2 पैदा होगा, जो हमारे और आपके फेफड़ों के लिए हानिकारक होगा। तो हमारा कहना है कि AC का उपयोग करिए, पर उसका सदुपयोग करिए। अगर ज़रूरत आपको 8 रात का कमरा आपका 4 घंटे में ठंडा हो जाता है तो उससे फिर 4 घंटे बंद कर दो, 1 घंटा बंद कर दो। तो इससे हमारा पर्यावरण जो तेजी से जिसका प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है वो धीरे धीरे हमारे छोटे छोटे बदलाव से नीचे आएगा। मगर आप तो ऊर्जा मंत्री हैं, आपको तो कहना चाहिए खूब AC चलाओ, खूब बिल बढ़ो, लोगों का बनना चाहिए, और वो उस बहाने आपके बिजली कंपनियों का घाटा कम हो जाएगा। मैं मंत्री होने के साथ साथ एक मैं इंसान हूँ, एक बेटे का पिता भी हूँ, एक किसी माँ का बेटा भी हूँ। तो उनके लिए भी, उनका भविष्य, जो कल का आने वाले की पीढ़ी भविष्य का लोग स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ मन से वो इस देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। अब जब वो मानसिक रूप से और स्वास्थ्य रूप से ठीक नहीं होंगे तो देश की विकास को गति कौन देगा? आने वाली पीढ़ी देगी। तो उनके अनुकूल वातावरण बनाने का दायित्व भी हमारा और आपका है। क्या बात है। आप 5 चुनाव लड़ चुके हैं, 4 बार के विधायक हैं, 4 बार जीते हैं, बीच में एक बार पाला बदला था फिर भी जीते। तो लोग कहते हैं कि हमारे प्रद्युम्न जी बहुत लोकप्रिय हैं, जनता के बीच जाते हैं, लगातार रहते हैं। तो इसे क्या जनता का प्यार माने, या आपके लगातार वो काम जिनके चलते जनता? मैं सिर्फ जनता का सेवक हूँ। उन्होंने, मैं ईश्वर का और अपने क्षेत्र की और इस प्रदेश की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ कि उन्हें मुझे सेवा करने के लिए अपना निमित्त मात्र बनाया है, जी। तो मैं उनका कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्होंने दिया है, उस ड्यूटी का निभाने का काम ये सेवक ईमानदारी से करने का पूरा प्रयास कर रहा है। मगर हम लोगों ने देखा आपके जो वीडियो आते हैं, कभी कभी आप सफाई कर रहे हैं, नाली में उतरे हुए हैं, खंबे पे चढ़े हुए हैं, तो ये सब क्या? लोग कहते हैं हमारे नेताजी फोटो छपवाने के लिए करते हैं, पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं, कुछ गिमिक है। ये कुछ गिमिक है या आप पहले से ही? देखो, ये मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, जैसी जिसकी धारणा, जिसने जिस रूप में मुझे देखा उसका वैसे ही विचार हो सकता है। परंतु मैं बताऊं कि मुझे ध्यान है, जब मैं 86, 87, 88, 89 में ग्वालियर में एक सामाजिक संस्था के प्लेटफार्म, जन कल्याण समिति के प्लेटफार्म पे काम करता था, तो उस समय मैं JC मिल की लाइनों में नगर निगम सफाई नहीं करता था। तो उन लाइनों में जाकर के हम कचरा उठा करके अपने सर पर रख करके ट्रॉली में डालते थे, और वो ट्रॉली से वो कचड़े के ढेर तक डालते थे।
पर उस समय मैं एक साधारण इंसान हुआ करता था, एक नागरिक होता था, तो इतना हाईलाइटेड नहीं होता था। धीरे 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 वो काम एक प्रचार बनता गया। जिसने जिस रूप में देखा, किसी ने कहा ये नौटंकी है, किसी ने कहा ये समाज सेवा है। हाँ, परंतु जिसने नौटंकी भी देखा, जिसने समाज सेवा भी देखा, तो आज ग्वालियर में इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि ग्वालियर का सिविल अस्पताल स्वच्छता में मध्य प्रदेश में नंबर 2 पे, और वो हॉस्पिटल जिसमें 100 मरीज नहीं जाते थे पर डे, आज 1500 से 2000 मरीज पर डे दिखाने जा रहे हैं। तो आपका सफ़र छात्र राजनीति से शुरू हुआ था, कॉलेज में आपने राजनीति की, उसके बाद फिर युवक कांग्रेस की राजनीति की, उसके बाद फिर आप आज आप मंत्री हैं। तो वो जब राजनीति की आपकी शुरुआत थी, तब कभी आपने ये सोचा था कि एक दिन आप मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री होंगे? देखिए, ये सपना तो हर कोई इसी को देखने का अधिकार है। मंत्री बनने का, मंत्री बनने का भी सपना, मुख्यमंत्री समाज नहीं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा कि सपना नहीं? नहीं देखा, पर मुझे जनसेवा से जो है मुझे ये सफ़र मिला, और इस सफ़र में मैं इस सफ़र को पूरा करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा जिनको अपना आदर्श मानता हूँ वो व्यक्तित्व कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया, जिनके सानिध्य में इस सेवक ने राजनीतिक रूप से आंखें खोली। इस बीच में 2 और सहायक भूमिकाएं जो रहीं, आदरणीय तारा सिंह योगी जी और आदरणीय रमाशंकर सिंह जी, इनको भी मैं हमेशा प्रणाम करता हूं। सर, हमारी रिपोर्टर हैं रंजना, बहुत ऊर्जावान ये भी हैं। जी। अब कुछ पूछेंगे आपसे। सर, आपको तो हमेशा देखते रहते कुछ ना कुछ आप अलग करते हैं, सबसे अलग होता है। जैसे सर, कई राजनेताओं को हम देखते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र के भी हैं गोपाल भार्गव, वो जनता के बीच हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन सर, आपको कुछ अलग करते देखा है, जैसे कभी आप ट्रांसफार्मर खराब है तो खुद चढ़ जाते हैं ट्रांसफार्मर सुधारने के लिए, कभी आप टॉयलेट साफ़ करते हैं। सर, जब आपने राजनीति शुरू करी तब आपने ये सब जो मूल चीज़ें हैं कि कैसे लोगों की परेशानी को खुद ठीक करना है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक आदेश देना है और तुरंत चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन खुद क्यों आगे आना है आपको और क्यों इन चीज़ों को खुद से ठीक करना है? इसका एक प्रश्न आपसे भी करना चाहता हूँ। जी। आप अपने घर में अगर किसी दिन सफाई करने वाला कर्मचारी नहीं आया तो उस दिन घर को किस हालात में छोड़ोगे? नंबर 1। जी। नंबर 2, आपका 70 साल का, 80 साल का, 85 साल की बुजुर्ग माँ, बुजुर्ग पिता अगर उस चारपाई पे लेटे हैं, वो बाथरूम करने की स्थिति में नहीं है, तो उनकी लैट्रिन करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके लिए किसका इंतजार करोगे? देखिए, ये तो आप मैं थोड़ी सी बात, मेरी बात का भी, किसका इंतजार करोगे? हम इंसान हैं ना। पहले जी। मंत्री बनने से पहले मैं इंसान हूं, तो इंसानियत के कर्तव्य क्या है? जब आपने कहा मुझसे नाले में घुसने की बात की, मुझे ध्यान है कि जिस दिन मैं नाले में घुसा तो मैं रोड के किनारे जा रहा था, एक घर में पानी भरा था, तिकोनिया पार कर रेशम मिल का किस्सा है। तो मुझे घर में पानी भरा, एक बुजुर्ग माँ की आवाज़ आती है, बेटा मैं पानी में डूब रही हूँ। मैं उसके पास गया, मैंने वहीं से नगर निगम को भी फ़ोन लगाया, पर मुझे लगा कि सामने नल्ले में जो अवरुद्ध है, इसको अगर मैं हटा दूंगा तो इस घर का नाले का पानी निकल जाएगा। तो उस माँ के लिए मुझे क्या उन सफाई कर्मियों का इंतजार करना था, या फावड़ा लेकर के उसको मैंने उस रुकावट को ख़त्म किया और पानी बह गया? वो माँ ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद मुझे आज यहाँ यहाँ बैठे जी। सर, आपने कहा कि आपकी ताकत है, लेकिन सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा बस इतना सवाल है कि सर, जब आप खुद मोर्चा संभाल लेते हैं तो अधिकारी तो हमेशा अलर्ट ही रहते होंगे, क्योंकि फिर उनको लगता है कि अगर हमने कोई गलती की तो मंत्री जी खुद आएंगे, खुद मोर्चा संभाल लेंगे। तो सर, आप बदलाव तो आप देख रहे होंगे बहुत बड़े स्तर पर। मैं तो ये नहीं कहना चाहता कि बहुत बदलाव या तूफान आ गया, पर मैं जानना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूँ वहाँ के लोगों से जाके पूछेगा, वो इसका सही बयान करेंगे। नहीं, सही बयान तो कर रहे हैं। आपको 4 बार चुन के भेजा, 5 चुनाव आपने लड़े, तो मैं और हर बार आपकी लीड बढ़ी। हमारे साथ जी, ये जी, अमर है जी, सर, ये भी आपसे कुछ पूछेंगे और हमेशा बहुत गहरे सवाल पूछते हैं।
सर ने पहले कह दिया है कि गहरे सवाल पूछते हैं, तो अब मैं आपको सुन रहा था, आपको सुनने से, आपकी कार्यशैली को देखने से एक चीज़ तो पता चलती है और ये कंफर्म होता है कि आप बहुत भावुक इंसान हैं, इमोशनल हैं। कई मौक़ों पर, मैं उन मौक़ों का जिक्र नहीं करना चाहूँगा जब आपको सार्वजनिक जीवन में इस तरह से देखा गया। इसके बाद आपने इमोशंस की भी बात की कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं खुद भी वो करूँगा, और राजनीति में इमोशंस लेकिन मंत्री जी बहुत ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो इसी इमोशंस से भरा मेरा एक सवाल है कि आप जब किसी की सेवा कर रहे होते हैं या किसी संस्थान में काम कर रहे होते हैं, अगर हम लोग भी नौकरी चेंज करते हैं, 5 साल 7 साल कहीं काम किया, तो उससे एक भावना जुड़ी रहती है। ब्रजेश सर और हम एबीपी न्यूज़ में थे, आज भी चर्चा करते हैं कि एबीपी में हम लोग ऐसा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन अब यहाँ काम कर रहे हैं। आपने 1980 के दौर से राजनीति शुरू की। 1984 में जब माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ रहे थे, आपने पूरी जवानी खपा दी कांग्रेस पार्टी की सेवा में, उनका प्रचार करते हुए, और इसके बाद उस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा, उस पार्टी की बहुत सेवा की। ज्योतिराज सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और भाजपा में आते हैं, आपने एक सेकंड नहीं छोड़ा, उनके साथ चले आए, और अब आप भाजपा की सेवा कर रहे हैं। बस मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या वो निष्ठा कांग्रेस पार्टी के प्रति थी या सिंधिया परिवार के प्रति, और आज वो जब भाजपा में, कभी भाजपा छोड़ दिए बाई चांस, तब आप क्या करेंगे? आपकी निष्ठा अभी भी सिंधिया परिवार के प्रति है या किसी पार्टी के प्रति? मैं फिर आपसे बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी ने क्यों छोड़ी? कांग्रेस छोड़ने का एक ही मुख्य कारण था कि हम जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव जीत करके आए थे, हमारा वायदा था कि गंदे पानी से मुक्ति दिलाएंगे, हमारा वायदा था कि ग्वालियर में अच्छे पार्क देंगे, हमारा वायदा था कि अच्छे स्कूल देंगे, अच्छे हॉस्पिटल देंगे। पर जब हम मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाते थे, जो चुनाव में वायदे करके आए थे, तो वो कहते थे चलो 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 चलो। श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा कि भाई जिनका मैं वायदा करके आया हूँ उनके साथ उनकी बात को सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो मैं सड़क पर उतरूंगा। तो कमलनाथ जी कहते सड़क पर उतर जाओ। तो स्वाभिमान के लिए तो दोस्त सर कटाना मंजूर होता है। सड़क पर उतर गए तो सड़क पर वो उतर गए, और विकास के लिए और स्वाभिमान के लिए हमने कांग्रेस को छोड़ा। निश्चित रूप से उसके जिम्मेदार, कांग्रेस को आज खत्म करने के जिम्मेदार जो लोग हैं, उनसे पूछिए आज कांग्रेस की स्थिति क्यों हो रही है। कांग्रेस से हम ही लोग नहीं, कांग्रेस से ऊपर से देखो, माननीय जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री देसाई जी, सारे लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा। क्यों छोड़ा? कांग्रेस में आज कौन लोग रह गए? हमारा प्रथम उद्देश्य राष्ट्र विकास, उत्थान कि व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष, उसके लिए हमने छोड़ा। आपके लिए पार्टी या सिंधिया परिवार क्या ज्यादा जरूरी है? देखिए, मैं फिर आज कहता हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक, थैंक यू। आपने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी थी, उस वक्त बड़ा घमासान हुआ था 2020 में, और उसी फिर उसके एक एक दिन का किस्सा फिर मैंने ये लिखा था जिसका नाम है वो 17 दिन। इसमें आपकी कहानी भी है, कमलनाथ जी की कहानी है, और सब तो वो दिन, यदि हम इन 17 दिनों की बात करें तो वो दिन कैसे मुश्किल भरे गुजरे थे आपके? देखिए, निश्चित रूप से जिस समय आप जानते हो कि लोगों को सरपंची का पद भी छोड़ना कष्ट में होता है। आप तब भी मंत्री थे? हम मंत्री थे। तो हम ये तो तय कर मान लो कि हम मंत्री पद के लिए तो इस्तीफा देकर नहीं आए थे। हम विधायकी छोड़ रहे थे, हम विधायक थे, तो विधायकी के लिए तो छोड़े नहीं थी। ये सिर्फ शम्बान और ग्वालियर और प्रदेश के विकास के लिए कुर्सी छोड़ी थी। आपके किसी करीबी मंत्री से जो उस ऑपरेशन में शामिल थे, मैंने जब यही सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि वहाँ एक वेटर हमसे पूछते थे कि सर आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप मंत्री हो, नई सरकार बनेगी तब भी मंत्री बनोगे, तो ये सब ये क्या कर रहे हो? तो कहते कई बार जवाब देना मुश्किल होता है। अच्छा, मगर वो दिन कैसे मुश्किल भरे गुजरे, क्योंकि एक सरकार से आप लोग लड़ रहे थे, एक बड़ी सरकार यहाँ थी, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम था, इतने सारे लोग थे, कई लोग जाने की बात कर रहे थे, कई लोग आने की बात कर रहे थे। वो दिन कैसे गुजरे? उन दिनों को आप याद देखो, वो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, परंतु वो दिन विकास और स्वाभिमान के लिए जुड़े हुए थे। इसलिए हमें ये निश्चय कर लिया था कि प्रदेश का, देश का और ग्वालियर का विकास चाहिए, और उस विकास के लिए गद्दी जा रही है तो जाने दी जाए। तो लड़ाई विकास की थी या सिंधिया जी के सम्मान की थी? विकास सर्वोपरि था। सिंधिया जी ने अपना स्वाभिमान के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी।
उन्होंने जनता के जनार्दन की लड़ाई लड़ी, जनता जनार्दन के विकास की लड़ाई लड़ी। उन्होंने, आपने देखा हो, राजनीति समाज सेवा का माध्यम है, राजनीति वो समाज सेवा के लिए करते हैं। सर ये भी हमारी एक पूछेंगी राखी। सर अभी बात इमोशंस की हो रही थी और मैंने आपका वीडियो देखा है, आप काफ़ी भावुक हैं। आपकी बेटी की जब शादी हुई तो मैंने वो वीडियो देखा था। फिर आपके भाई के लिए भी जब आप इमोशनल हुए थे तो मैंने वो वीडियो देखा था। राजनीतिक सवाल सबने पूछे, लेकिन चूंकि मैं एक बेटी हूँ, मेरे पिताजी मुझसे दूर रहते हैं, उनका अलग प्रोफेशन, मेरा अलग प्रोफेशन, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं उनको समय नहीं दे पाती हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक राजनीतिक करियर में आप अपने बच्चे को कितना समय दे पाते हैं? देखिए, समय के साथ साथ जितना भी हम समय एक दूसरे को देते हैं, पर बेटी जो है ना, एक पिता के बहुत नज़दीक होती है। एक सामाजिक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को न मैं बदल सकता ना आप बदल सकते हैं, इसलिए बेटी को जाना ही है दूसरे घर। परंतु वो क्षण सिर्फ समझे जा सकते हैं। उसको मैं अभिव्यक्त कर दूं कि बहुत दुख है, बहुत पीड़ा होती है, वो समझ सकता है एक पिता और एक बेटी। इसलिए उस पल पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं आप भावुक हो गए बेटी की याद करके। नहीं, निश्चित रूप से मेरे लिए, हर पिता के लिए बेटी एक हिस्सा होती है, और निश्चित रूप से जब वो परिवार से जाती है तो कष्ट होता ही है। मैं हूँ चाहे आप हो। सर यहाँ आपको अपने स्टूडियो में ले चलते हैं। तो न्यूज़रूम था ये स्टूडियो जहाँ बैठ के हम सब लोग प्रोग्राम्स करते हैं, एंकरिंग करते हैं। जी जी। और तो हम चाहेंगे आपसे कि आप भी यहाँ आएँ और देखिए हमने आपके लिए कितनी सारी आपकी पुरानी यादें सजो के रखी हुई हैं। सर यहाँ नीचे जी देखिएगा, जी 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 ये वो सारी तस्वीरें हैं जो जी जी जी। आपकी हम लोगों ने समेटी हुई हैं। ये आपकी वो सब नल्ला ग्वालियर सफाई करते हुए की तस्वीर है। जी साइकिलिंग की तस्वीर भी है, जी। मोदी जी के साथ भी हैं, जी सिंधिया जी के साथ भी हैं। जी जी जी। तो सर आप दोनों सिंधिया जी के साथ काम किया, आपने पिताजी के साथ भी काम किया, बेटे के साथ भी काम जी, किया, जी। जो थे सिंधिया जी के साथ हैं। तो क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? मैं कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के साथ भी काम मैंने इस सेवक ने किया है, और माननीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ भी किया है। निश्चित रूप से इनका उद्देश्य समाज सेवा है। मैं यूँ एक बात कहूँ कि भगवान की कृपा से एक प्रारब्ध भी होता है, जी जो जिसमें ईश्वर जब जन्म व्यक्ति लेता है तो पुराने प्रारब्धों का भी हिसाब किताब होता है। मेरा प्रारब्ध था तो मैं एक गांव में अपने पिता जो मेरे रोजगार अधिकारी थे उनके घर में पैदा हुआ। जी उनका प्रारब्ध था कि एक महाराजा परिवार में पैदा हुए। उन्होंने सोने की चम्मच में ही दूध पिया। हाँ हाँ जी जी। सोने की चम्मच में ही दूध पिया, और निश्चित रूप से वो हर तरीके से संपन्न है। वो राजनीति में क्यों आए? वो राजनीति में इसलिए आए कि उनको राजनीति में लोगों की समाज सेवा करनी थी। समाज सेवा मुख्य उनका एजेंडा है। और मैं आपसे इस बीच में कहना चाहता हूं कि ग्वालियर में जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो ग्वालियर प्रदेश के 4 महानगरों का 4 प्रमुख महानगर थे, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। उसमें ग्वालियर नंबर 1 था। आज मेट्रो ट्रेन चल रही है इंदौर में, आज चल रही हैं। ग्वालियर में तो मेट्रो ट्रेन उस दिन चल रही थी। बिल्कुल ग्वालियर उद्योग की राजधानी थी। बिल्कुल प्रथम मध्य प्रदेश का मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में था। जी आपका ग्वालियर में जो पानी के लिए जो आज फिल्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं, मोती झील पे फिल्टर प्लांट उस समय लग गया था। तो मेरा ये कहना है कि उनके अंदर समाज सेवा की इच्छा थी, और दोनों ही व्यक्तित्व धीर, गंभीर, विशाल हैं। उनके साथ मुझे राजनीति करने का सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता सर हूँ। आपसे एक निवेदन करेंगे कि जो ये हम लोग जो न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आप भी एक बार ज़रा बैठ के, हमने आपके लिए सामने कुछ लिखा हुआ है। तो सर आप हमारे स्टूडियो की हॉट सीट पे बैठे हुए हैं। ये वो हॉट सीट है जिस पे बैठ के हम लोग खबर पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, जो आप लोग देखते हैं, एंकर्स बैठते हैं यहाँ पे। आपसे निवेदन है कि जो सामने जो प्रॉम्प्टर है तो आप उसमें कैसे न्यूज़ पढ़ते हैं इसका आपको
तजुर्बा हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। निश्चित रूप से। नमस्कार, मैं हूं प्रद्युमन सिंह तोमर, मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हूं। हमारी सरकार और मेरे जरिए किए जा रहे कामों की खबर को आप विस्तार न्यूज पर देख सकते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करूंगा कि जब आप इतने ऊर्जावान मंत्री हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं, लगातार कुछ न कुछ इनोवेशन करते हैं, मगर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि जो इतना सारा बिजली का बिल बकाया है? तकरीबन पूरे मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ का बिजली का बिल बकाया है, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा आपके शहर, सबसे ज़्यादा डिफाल्टर आपके ग्वालियर में है, जहाँ के आप मंत्री हैं, जहाँ के निवासी हैं। तो इसके लिए कोई ऐसी पहल की, जैसे कि आप पहल लगातार करते रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने ऊर्जा से संबंधित बात की है। निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य ये लोगों का मूलभूत अधिकार है। उन अधिकारों पर निश्चित रूप से बिजली हम दूसरी जगह से खरीदते हैं तब देते हैं। मेरी खुद की अवधारणा बहुत अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को मूल अधिकारों को पे हमारा सरकार जो अन्य जगहों से कर वसूलती है, हमारे यहाँ लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी जाती है, और ये किसानों को हम 1 रुपए की बिजली देते हैं तो उसमें से 8 पैसे हम लेते हैं, 92-93 पैसे की सब्सिडी देते हैं। निश्चित रूप से कुछ उपभोक्ता जिन पर बिजली का बिल बकाया है, हमारी सरकार ने पूर्व में भी कई बार तमाम योजनाएं लाके लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश की है, पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमको बिजली के लिए सस्ती बिजली मिले, इसके लिए अगर समय पे बिल जमा करेंगे तो सरकार को पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। जब सरकार को पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी तो पैसा बचेगा। तो मैं लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिल लोग समय पे जमा करें। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आज आप नहीं पूछ रहे हैं पर मैं आपको बता दूं कि कहीं जगह ट्रिपिंग की समस्या आती है। ट्रिपिंग क्यों होती है? कई जगह तो एक्सीडेंटल ट्रिपिंग हो जाती है, कई जगह ट्रिपिंग इसलिए होती है कि रोड का चौड़ीकरण हो रहा है तो वहाँ पे से खम्भे को खड़े जाने हैं, उसके लिए बिजली को अवरोध किया जाता है। कई बार आप देखते हो कि जैसे एक ट्रांसफार्मर है, उस पर 50 कंज्यूमर हैं। अब 50 कंज्यूमरों ने वहाँ पे लोड ले रखा है 150 का, तो हमने वहाँ 200 का ट्रांसफार्मर रख दिया, पर रात को जाता है वो लोड जाके 400 और 500 पे, तो वो ट्रांसफर फूकता है या ट्रिप करता है या कभी जल जाती है। तो लोग क्या समझते हैं, हमारे राजनीतिक जो मित्र होते हैं विरोधी, वो ये सोचते हैं कि बिजली मध्य प्रदेश में कोई बिजली की कमी नहीं है। मैं आपसे फिर कह दूं, सरप्लस है, इसलिए ट्रिपिंग की समस्या पैदा होती है। और मैंने बकाया के लिए मैंने कहा है, लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, और हमारे उसके लिए हमारी कंपनियां काम करती रहती हैं। मगर सर, बड़ी बात वही है कि आप लोगों से बकाया की उम्मीद तो कर, हमने देखा कि एक दिन आपका कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप रात में किसी महिला किसी परिवार में गए और पूछा कि बिजली की व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं। मैं आपको बता दूं कि अभी से नहीं, जिस दिन से चाहे मैं फूड मंत्री रहा हूँ, खाद्य मंत्री रहा तो उस समय ऊर्जा मंत्री रहा, मैं समय समय पे उपभोक्ताओं को बीच जाता हूँ। मगर रात में जाने की क्या रात वजह में है? इसलिए रात में 10 बजे मैं गया, मैंने पूछा, बिजली का रात में ही ज़्यादा महत्व होता है। मैंने पूछा, भाई लोग कह रहे हैं कि बिजली की समस्या है, मैंने ऐसे 100 घरों में पूछा जाकर, तो 100 घरों में से 85 लोग कहते हैं कि बिजली की समस्या बहुत अच्छी है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। 15 जगह जहाँ समस्या आई, उस समस्याओं को ठीक करने का निर्देश मौके भी दिया, उसको समझा, अपने अधिकारियों को बताया। जहाँ मुझे अधिकारियों की कमी दिखी, कर्मचारियों की कमी दिखी, तो उनको सस्पेंड भी किया, उनकी वेतन वृद्धि भी रोकी। मगर तो ऐसी कोई इनोवेटिव पहल या ऐसी कोई बड़ी इमोशनल पहल आप बिजली बकाया वसूली के लिए करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं दिया उनके घर जाएं कि भाई बिल भरो? निश्चित रूप से ये सेवक को अपनी जनता जनार्दन के लिए, उनके सुख के लिए, उनके सम्मान के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं लोगों से निवेदन करने भी जाऊँगा।
सर आपको जाना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा बकाया है और इतना सब कुछ बकाया है जिससे लगता है कि करीब 15,000 करोड़ बहुत होता है। और निश्चित रूप से बताया है। तो बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार क्या करने जा रही है? निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों को PM सूर्य घर योजना से जुड़ना चाहिए। इससे 2 फायदे हैं, एक तो मुफ्त 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, दूसरा हमारे प्रदूषण लेवल जो मैंने अभी आपसे कहा उसमें कमी आएगी। तो ये दूसरा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों को सोलर पंप पे हमारा जाने की योजना है, जिससे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और वो दिन में खेत में पानी दे सकेंगे, रात को उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। सर बहुत कम वक्त में आपने 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर लिया। पहले कमलनाथ जी के साथ काम किया, फिर शिवराज जी के साथ काम किया, अब डॉक्टर मोहन यादव के साथ काम करें। क्या कहेंगे सर तीनों के बारे में, कौन बेहतर है? देखिए, मैं बहुत साफ कहूँ, कमलनाथ जी के बारे में तो मेरा अनुभव वो बहुत व्यस्त रहते थे, चलो 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 जी। पर माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है मुझे। सर वो चलो चलो नहीं कहते कमलनाथ जी, तो क्या सरकार चलती रहती? हाँ, निश्चित रूप से अगर वो लोगों के सम्मान के साथ विकास पे ध्यान देते तो सरकार चलती रहती। क्या बात है। वैभव है हमारे असाइनमेंट पे, वैभव क्या पूछो? सर मैं पूछना कुछ नहीं चाहता, आमतौर पर राजनीति में ऐसा देखा है जैसे जो आप करते हैं, भले ही विपक्ष नौटंकी कहता हूँ, मैंने आपको करीब से ग्वालियर में भी देखा है और समझा है, लेकिन मैं इस तरह की राजनीति का पक्षधर हूँ, फैन हूँ मैं आपका। मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ एक बार। नमस्ते। मतलब मुझे इस तरह की राजनीति जो है बिल्कुल जो है पसंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहिए सर इस तरह। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये बहुत बड़ा अप्रिशिएशन है आपके लिए कि हमारे भाई ने कहा कि आपका फैन निश्चित है। रूप और से निश्चित रूप से हम सब लोग जहाँ भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, वहाँ पर हमारा नैतिक दायित्व है बिजली बचाए। कि जो बिजली के साथ साथ इस प्रदूषण के लिए इस देश के हम और आप, मैं आप कोई भी, हम जो बेटा होता है, बेटी होती है, उसे क्या कितना प्यार करते हैं। कहते हैं मेरे दिल का टुकड़ा है, आंखों का तारा है, कहते हैं। तो रोटी, कपड़ा, पैसा, ये एक उनका प्यार का हिस्सा होगा, पर उस दूसरा हिस्सा उनके अनुकूल अगर वातावरण नहीं हुआ, अगर वो ये जब चार दीवारी से बाहर निकलता है, अच्छे लोग होंगे तो अच्छे लोगों के संपर्क में आएगा, तो वो अच्छा व्यक्ति बनेगा। दूसरे लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर दूसरे लोगों के संपर्क में आएगा तो कैसा बनेगा? बुरा बनेगा। बुरा बनेगा। तो बुरा बनेगा तो हम क्या चाहते हैं, अच्छा कि बुरा? अच्छा सर, अच्छा चाहते हैं। तो फिर हमारा तुम्हारा नैतिक कर्तव्य क्या है अच्छा। कि अच्छे लोगों को सम्मान करें, सत्कार करें। अच्छे काम करने वाले लोग, व्यक्ति किसी जात, किसी धर्म, किसी पार्टी के हों, उनका सम्मान सत्कार होना चाहिए, और वही सम्मान सत्कार से अच्छे लोग पैदा ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। सर ग्वालियर के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनको एक अच्छा, सहज, सरल और हम हर वक्त उपलब्ध रहने वाला जनप्रतिनिधि मिला है। तो सर आप यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ग्वालियर का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस सेवक को अपना सेवा करने का अवसर दिया है। चलिए धन्यवाद।